डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स सेक्शन 2, जिसका नाम है धारा विद्युत। आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, विद्युत परिपथ और किरचॉफ के नियम की। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जल धारा सुने होंगे, ज्ञान धारा सुने होंगे, उस तरह से यह विद्युत धारा है। आप ये भी सुने होंगे दूध की धारा, तेल की धारा। तो आप व्यवहारिक जिंदगी से भी जानते हैं कि किसी भी चीज को लगातार कहीं प्रवाहित किया जाता है तो उसको धारा कहते हैं। तो ये हमारा धारा किस चीज की धारा है? विद्युत की धारा है। विद्युत में होता क्या है? किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। इसलिए आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन हर प्रवाह धारा नहीं कहलाती है। वही प्रवाह धारा कहलाती है जो सतत हो, यानी लगातार हो। तो फाइनली हम विद्युत धारा की परिभाषा ये देंगे कि विभवांतर के अधीन आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और प्रवाह तभी होगा जब विभवांतर हो, यानी कि विभवांतर के अधीन आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिसका संकेत ए है, या कूलाम प्रति सेकेंड होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मात्रकों के नाम घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसी से पूछ दिया जाए कि कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, तो उसको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इन सब चीज़ों को आप गौर से देखिएगा। और ये मैं फिजिक्स का आपको सिलेबस नोट्स दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको ऐसे तथ्यों से अवगत कराऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत सी आसान बातें दी रहेंगी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का मेरा सीरीज चलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, और उन्हीं सब में से मैं आपके लिए मॉडल पेपर तैयार करूंगा जो आपके परीक्षा के फाइनल तैयारी में गेस क्वेश्चन का काम करेंगे। और हर साल के लिए अलग अलग मॉडल पेपर हम आपको देंगे इसी चैनल के माध्यम से। और आप विस्तार से टॉपिक को जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी इंतजार कीजिए। आपको वीडियो मिलेंगे जो टॉपिक वाइज वीडियो होंगे, वो थोड़ा लंबा होंगे। इसलिए सारे टॉपिक को अगर मैं एक साथ मिला दूं तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस सारे टॉपिक को शॉर्ट में एक नोट्स का फॉर्म दिया हूं, ताकि आपके परीक्षा की तैयारी से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 50% शॉर्ट क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस बचेंगे उसको हम शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पढ़ाएंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विभवांतर की। क्योंकि पिछली परिभाषा में आपने देखा कि विभवांतर के अधीन, तो आप जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैं विभव को विस्तार से समझाया हूं। तो किसी क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का
विभवांतर कहते हैं। यानी कि विभवांतर क्या है? तो विभवांतर कार्य है। कैसा कार्य है? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। वो बिंदु कहाँ है? तो वो बिंदु है माय डियर किसी विद्युत क्षेत्र में। यानी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि कोई चालक है और उसके सिरों पर विभव VA तथा VB है और किसी आवेश Q को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB है। ये देखिए कार्य है और ये A और B बिंदु पर विभव का मान है। तो उस परिस्थिति में आपका विभवांतर कितना हो जाएगा? ये देखिए आपका विभवांतर हो जाएगा VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB बटा Q। ये हो गया आपका किया गया कार्य और ये हो गया कुल आवेश। तो कुल कार्य में कुल आवेश से भाग देंगे तो एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य हमको मिल जाएगा और यही परिभाषा के अनुसार विभवांतर होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे V द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका एक और नाम है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को महान वैज्ञानिक वोल्टा के सम्मान में वोल्ट कहा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओम के नियम की। ओम के नियम को मैं बहुत विस्तार में आपको नहीं बताऊंगा। आप ओम के नियम को विस्तार से जानना चाहेंगे, आप ओम के नियम को विस्तार से अगर जानना चाहेंगे तो उसके लिए आप 10th क्लास का वीडियो देखेंगे, वहां मैं ओम के नियम को विस्तार से बताऊंगा। ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। अगर इसको हम लोग गणितीय रूप में लिखना चाहें तो I समानुपाती, ये देखिए I धारा हो गया और V आपका विभवांतर हो गया, तो I समानुपाती V होता है। और इसको आप जानते हैं कि समानुपाती जो होता है उसको बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर R जो है आपका एक नियतांक हो गया, तो V इक्वल टू IR हो गया। अब R जो है यहाँ चालक का प्रतिरोध है, यही ओम का नियम कहता है। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध की। प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने अंदर से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है? तो इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए, यह चालक का गुण है। कैसा गुण है? जो विरोध करता है। किसका विरोध करता है? तो अपने से अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इस तरह से आप किसी भी परिभाषा में जब कीवर्ड ढूंढ लेंगे कि प्रतिरोध में आपका कीवर्ड हो गया कि प्रतिरोध चालक का गुण है। कैसा गुण है? तो विरोधी गुण है। किस बात का विरोध करता है? तो अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। अब इन सारे कीवर्ड को एक में मिला दीजिएगा तो परिभाषा आसानी से आपको याद हो जाएगा कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो अपने अंदर से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, उसका प्रतिरोध कहलाता है। अब आइए R बराबर ओम के नियम से हो जाएगा, ये R प्रतिरोध हो गया माय डियर, और ओम के नियम से ये हो जाएगा V बटा I, यानी कि ओम का नियम कहता है V बटा I बराबर स्थिरांक।
तो चालक का प्रतिरोध जो है, अगर हम विभिन्न भौतिक अवस्थाओं को न बदलें तो वह स्थिर रहता है। और फिर आपके जेहन में यह प्रश्न उभरेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो आप स्क्रीन को देखकर कह सकते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि ओम को हम लोग वोल्ट प्रति एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इस तरह से ट्विस्ट करके आपसे पूछे जा सकते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है। तो आप सोचेंगे कि अरे भाई किसका मात्रक है, प्रतिरोध का तो मात्रक ओम हमने सुना है। तो आपने सुना है ना, हम आपको एक और नया चीज सुना रहे हैं, उसको सुन लीजिए। वो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको ओम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़िए। अब आइए स्क्रीन के ऊपर नजर दौड़ाइए, लिखा है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टिविटी क्या चीज होता है। तो ये प्रतिरोध होता है, किसका प्रतिरोध होता है, तो एकांक परिच्छेद एवं एकांक लंबाई के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। अब आपके लिए एक अटकने वाली बात यहाँ आ गई, और ठीक से ज्ञान नहीं है तो भटक भी जाएंगे, तो न आप अटकेंगे न भटकेंगे। मैं आपके शंका का समाधान कर देता हूं कि एकांक परिच्छेद का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए एक मूली की ओर, और जब आप मूली को चाकू से काटेंगे उसके लंबाई के हिसाब से, तो जो एक गोल बहुत ही पतला टुकड़ा निकलेगा तो वह मूली का एकांक परिच्छेद कहलाएगा। और एकांक लंबाई समझ रहे हैं कि अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर, मीटर में लेंगे तो 1 मीटर। तो एकांक परिच्छेद एवं एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर पूछिएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का कोई व्यंजक या नोटेशन होता है, हम कहेंगे जरूर होता है। क्या होता है ये देख रहे हैं ना, तो ये इसको बोलते हैं रो, और ये होता है RA/L। L लंबाई है, R प्रतिरोध है, और A जो है एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं और फिर इसका मात्रक बता देते हैं आपको। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता की। तो किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने से बढ़ती है और ताप के घटाने से घटती है। किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को हम एक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। एक बात ध्यान देना माय डियर, ये जो है प्रतिरोधकता और ताप के संबंध के सिद्धांत के आधार पर ही सुपरकंडक्टर की खोज हुई, यानी कि अतिचालक की खोज हुई। आप जो कंप्यूटर में देखते हैं, अपने लैपटॉप में देखते हैं, आप घर में जो आपका इन्वर्टर का प्रयोग होता है, इन सब में देखते होंगे कि फैन लगा रहता है। यह कंप्यूटर शुरू में आया था तो उसको एसी रूम में रखा जाता था। इस सब के पीछे क्या कारण है? तो जब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का आप उपयोग करते हैं तो वह गर्म होता है सर्किट उसका, और वो गर्म होगा तो उसके सर्किट का प्रतिरोध जो है वो बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदलने से हो सकता है कि वह सर्किट काम करने में कठिनाई उत्पन्न कर दे। इसलिए वहां ताप को घटाने के लिए फैन लगाया जाता है। तो प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है और ताप के घटने से घटती है। इस गुण का प्रयोग जो है बहुत जगह पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में
और जितने भी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस होते हैं उन सब में इस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। तो किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के लिए एक समीकरण हमें प्राप्त होता है, वो देख लीजिए क्या होता है। इसको बोलते हैं रो थीटा, ये थीटा गुना नहीं है, थीटा रो के नीचे है, बराबर होता है रो जीरो ब्रैकेट में होता है 1 प्लस अल्फा थीटा। ये रो थीटा क्या है, तो थीटा डिग्री टेम्परेचर पर जो है आपको प्रतिरोधकता है। रो जीरो क्या है, तो 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोधकता है, और एक आपका तो अचर पद है, और अल्फा को हम लोग प्रतिरोधकता ताप गुणांक के नाम से जानते हैं। और इसी समीकरण के आधार पर हम लोग प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा भी देते हैं कि एकांक ताप परिवर्तन के कारण किसी चालक के प्रतिरोधकता में होने वाले परिवर्तन को, भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रतिरोधकता ताप गुणांक की थोड़ा सा और। तो हमने जैसा आपको बता दिया कि एकांक ताप परिवर्तन के कारण किसी चालक के प्रतिरोधकता में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकता ताप गुणांक ठीक से समझ चुके हैं। इसका एसआई मात्रक भी बता देते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है केल्विन इनवर्स। केल्विन आप जानते हैं कि वह ताप का मात्रक होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओमीय चालक की। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है माय डियर, उसे ओमीय चालक या रैखिक चालक कहते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको नॉन ओमीय चालक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि चालक किसको कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे हम चालक कहते हैं। कहिएगा कि कुछ उदाहरण दीजिए, तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब आपको जो है एल्यूमिनियम, ये सब चालक के उदाहरण हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा, अधिकांश धातुएं जो हैं वो चालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विद्युत रोधी की। विद्युत रोधी वैसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उनको विद्युत रोधी कहते हैं। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। उदाहरण आप रबर देखते हैं, कांच देखते हैं, सूखी लकड़ी देखते हैं, चीनी मिट्टी देखते हैं। आप देखते होंगे कि जो बिजली के तार होते हैं जहाँ से विद्युत धारा सप्लाई होती है वहाँ पर वो इंसुलेटर लगाए जाते हैं, वो चीनी मिट्टी के ही बने होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं हम अर्धचालक की। तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आंशिक रूप से प्रवाहित होती है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इनकी प्रतिरोधकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे अतिचालक की। तो वैसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटने पर या ताप घटाने पर शून्य हो जाती है उसको अतिचालक कहते हैं। जैसे आपका पारा है, वो पारा भैंस वाला मत समझ लीजिएगा। ये मरकरी है जिसको Hg कहते हैं, लेड है Pb, नियोबियम है, ये सब आपको अतिचालक के उदाहरण हैं। एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि ये चालक, अर्धचालक, अतिचालक, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए आपको ये वहाँ भी काम देगा। प्रतिरोधकों के समूहन की बात करते हैं।
इसको प्रतिरोधों का समूहन भी कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंस कहते हैं। तो जब हम कई प्रतिरोधों को किसी परिपथ में एक साथ जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। इसको एक बार और सुनिए, कई प्रतिरोधकों को किसी परिपथ में एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो समानांतर क्रम समूहन होता है और श्रेणी क्रम समूहन होता है। अब हम आपको श्रेणी क्रम समूहन के बारे में बता रहे हैं, जिसको सीरीज ग्रुपिंग भी हम लोग कहते हैं। जब एक प्रतिरोध के शीर्ष को दूसरे प्रतिरोध के पूछ के साथ जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध के वैसे समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ये देखिए चित्र के माध्यम से, ये आपको R1, R2, R3, R4 और ये डॉट डॉट का मतलब है कि इस तरह से आप बहुत से सो मेनी रेसिस्टेंस को जोड़ सकते हैं और यहाँ पर Ri दिखाया गया है। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारा समतुल प्रतिरोध Rs, समतुल प्रतिरोध Rs का मतलब क्या है? ए से ये सीरीज के लिए आया है, यानी कि समतुल प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम के लिए आया है। क्या हो जाता है? ये सारे प्रतिरोधों के योगफल के बराबर हो जाता है। इसको और संक्षेप में लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए Rs बराबर सिग्मा I टू N Ri। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं समानांतर क्रम समूहन की। तो जब सभी प्रतिरोधों के शीर्ष को एक साथ और उनके पूंछ को एक साथ जोड़ा जाता है तो वैसे समूहन को समानांतर क्रम समूहन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए हम आपको सर्किट दिखा रहे हैं। अब प्रतिरोध कैसे हो गया है? ये R1, R2, R3, R4, ये देखिए सारे प्रतिरोध के शीर्ष को एक साथ जोड़ दिया गया है और सारे प्रतिरोध के पूंछ को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसी को हम लोग समानांतर क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। अगर समतुल प्रतिरोध आपका Rp हो तो 1/Rp बराबर होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 जोड़ 1/R4 एंड सो ऑन 1/Ri तक। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो 1/Rp बराबर हो जाता है सिग्मा I बराबर 1 से लेकर n तक 1/Ri। इसको हम लोग समतुल प्रतिरोध का व्यंजक भी इस चीज को, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स में, समतुल प्रतिरोध का व्यंजक कहते हैं। ये आंकिक प्रश्न बनाने में तथ्य महत्वपूर्ण होता है। आइए बात करते हैं अब हम संवहन वेग की, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी चालक की विद्युत स्रोत से जोड़ने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत प्रणोदित बल के दिशा में जिन माध्य वेग से चलते हैं उसको हम लोग संवहन वेग कहते हैं। इसे Vd द्वारा निरूपित किया जाता है। देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर आपको, ये Vd बराबर होता है A टाउ। इसको और हम लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, Vd बराबर E/N E गुना टाउ। अब यहाँ पर संकेतों का क्या मतलब है आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। E जो है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, Me जो है वह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और टाउ जो है वह दो क्रमिक टकरों के बीच का माध्य समय है। इसको हम लोग शीतलन समय के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं
और ये देखिए आपके लिए स्क्रीन के ऊपर हम चित्र प्रस्तुत करते हैं। चित्र के माध्यम से समझिए। ये देखिए जब कोई पदार्थ है तो इसमें ये आपको परमाणु है और इलेक्ट्रॉन जो है ये तीर के निशान से जो देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से रैंडम जो है वह अरेंज है। जब इस पर कोई विद्युत बल आरोपित किया जाता है तो ये देखिए जो तीर के निशान देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में सज जाते हैं और इससे जो है आपको एक दिशा में सज जाने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन ये वस्तु में चालकता जो है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होने लगते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी हम लोग कहते हैं। तो एकांक धन आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये देखिए ये विद्युत वाहक बल के लिए इस संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये होता है W/Q। आप कहिएगा ये कौन सा संकेत है, तो जो आपको कैपिटल E होता है ये आपका स्मॉल e है, कोई नया संकेत नहीं है। आगे बढ़िए। विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल की आप एक और परिभाषा दे सकते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल सेल के ध्रुवों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है जब परिपथ खुला हो, अर्थात सेल से धारा प्रवाहित न हो रही हो। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ये परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चंस है। इस पर यही प्रश्न आता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताएं। यहाँ हम टॉपिक के रूप में आपको यह दिखा रहे हैं। विभवांतर का संबंध परिपथ से है जबकि विद्युत वाहक बल का संबंध सेल से है। विद्युत वाहक बल एक नियत राशि है जबकि विभवांतर एक परिवर्तनशील राशि है। विद्युत वाहक बल एक कारण है जबकि विभवांतर एक परिमाण है। अब हम बात करेंगे सेलों के समूहन की। तो जिस तरह से प्रतिरोधों का समूहन होता है सेलों का भी समूहन होता है। अब आइए देखते हैं कि सेलों का समूहन कितने प्रकार से होता है। तो सेलों का समूहन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन? स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन। अब हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी लकीर और एक छोटी लकीर, ये सेल का जो है संकेत है। और ये जो देख रहे हैं आप ये प्रतिरोध का संकेत है। तो जहां जहां पर E लिखा है ये एक और ये डॉट डॉट का मतलब कि कई सेल जोड़े गए हैं। तो मान लीजिए कि N सेल जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार के समूहन में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से और अंतिम सेल तक इसी प्रकार जोड़ा जाता है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर सर्किट को देख रहे हैं। महत्तम धारा जो होता है उसका व्यंजक होता है I बराबर NE/R प्लस NR। अब संकेतों का क्या मतलब है ये देख लीजिए। जो स्मॉल n है वह सेलों की संख्या है, जो स्मॉल r है वह प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये जो कैपिटल R है वह आपका बाह्य प्रतिरोध है, और ये जो देख रहे हैं E प्रत्येक सेल का ये विद्युत वाहक बल है। अब आप स्क्रीन के ऊपर ये देख लीजिए
ये समानांतर क्रम समूहन का। ये देखिए सारे सेलों के सारे पॉजिटिव पोल को एक साथ यहाँ ए बिंदु से जोड़ा गया है और सारे निगेटिव को जो है ये देखिए बी के साथ जोड़ा गया है और इस तरह से जो है ये सेलों का समूहन जो बना है इसको समानांतर क्रम समूहन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु से और ऋण ध्रुव को एक बिंदु से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आपको व्यंजक होता है I बराबर एम ई बटा एम आर प्लस आर। संकेतों का मतलब होता है एम सेलों की संख्या होती है, आर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध होता है और ई प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब हम बात करेंगे सेलों के मिश्रित समूहन की। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सेलों को, ये देखिए एन सेल वाला ये ग्रुप है और यहाँ पर एम जो है अलग अलग ग्रुप हैं और प्रत्येक ग्रुप में एन सेल है। तो इन सब को ये देखिए ये सब सीरीज में जोड़े गए हैं और इस सारे सीरीज को पैरेलल जोड़ा गया है। सबके हर समूह के धन ध्रुव को एक साथ और ऋण ध्रुव को एक साथ जोड़ा गया है। इसको मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। इस प्रकार के समूहन में सेलों को श्रेणी और समानांतर दोनों क्रमों में जोड़ा जाता है, इसलिए इसको मिश्रित क्रम समूहन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें आपको महत्तम धारा का व्यंजक होता है I बराबर एम एन ई बटा एम आर प्लस एन आर। ये देखिए संकेतों का मतलब एन जो है आपका, ये आपका जो एन है वह श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या है, एम जो है वह समूहों की संख्या है, आर जो है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है और ये प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये महान वैज्ञानिक किरचॉफ का नियम है। अब प्रश्न उठता है कि इनका क्या महत्व है कि हमने इनको महान वैज्ञानिक कह दिया। तो इन्होंने जो नियम दिया, इनके नियम के आधार पर बहुत सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई। इन्होंने चालकों के नेटवर्क का बात किया और आज का डिजिटल दुनिया जो है, नेटवर्क की दुनिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक की तरक्की जो है, उसमें इनके सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान है। किसी रेसिस्टेंस का मान निकालना, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना इनके सिद्धांत से बहुत आसानी से संभव हो सका। इसलिए इनका फिजिक्स में एक बहुत बड़ा योगदान जो है, इन्होंने अन्य कार्यों के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। इनका दो नियम है। चालकों के किसी जाल में यानी नेटवर्क में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युतीय धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ये देखिए, मान लीजिए कि आपको ये नेटवर्क है और इसमें धारा आ भी रही है और जा भी रही है। ये धारा आपको I है, ये I2 है, I3 है। तो यहाँ इन सबका योगफल जो होता है वह 0 होता है, यानी सिग्मा I जहाँ I 1 से n तक हो उसका मान 0 होता है। इन्होंने ये बताया। दूसरा नियम दिया इन्होंने कि किसी बिंदु पर विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये देखिए, ये किरचॉफ का नियम जो है, ये आपको जो है हम लोग
यहाँ पर 3 प्रतिरोध जो जोड़े गए हैं और इनको एक ही सेल से जोड़ा गया है। तो सेल में कितने प्रतिरोधों को जोड़ा जाए और कैसे जोड़ा जाए, इसका तरीका इनके नियमों से प्रेरणा मिली, किरचॉफ के नियम से। और किरचॉफ के नियम तो हमने जैसा बताया, इनके नियम से प्रेरणा लेकर व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है वो निर्माण हुआ। आइए अब हम बात करेंगे आगे व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसके पहले आपको ये देखिए, गणितीय रूप में किरचॉफ का दूसरा नियम E बराबर सिग्मा I इंटू R होता है। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की हम लोग बात करेंगे। आप चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, यदि 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए तो 2 परस्पर सम्मुख बिंदुओं के एक जोड़े के बीच एक गैल्वेनोमीटर और शेष 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच एक सेल लगा दिया जाए तो इस प्रबंध को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ये देखिए, यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। ये आपका सेल है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। ये आपका सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। ये देखिए 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3 और यहाँ पर RX का मतलब ये अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक तरह का वोल्टमीटर है जो वोल्टेज के बहुत सूक्ष्म मान को मापता है, तो गैल्वेनोमीटर कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभव मापी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो विभव मापी एक विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल या किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जा सकता है। इसके अलावा भी इसके उपयोग हैं 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, किसी सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, अज्ञात धारा का मान ज्ञात करने में और 2 प्रतिरोधों की तुलना करने में। आपसे परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखें। हमने आपको 5 उपयोग बता दिया ताकि आप 1-2 भूल भी जाते हैं तो आप पर फर्क नहीं पड़ता है। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की बात करेंगे हम लोग। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। इसको W बराबर QV के रूप में दर्शाया जाता है। ये देखिए, फिर W को आप ये Q को I गुना T और ये V आपका वही रहेगा क्योंकि Q बराबर IT होता है। अब आपका W बराबर हो गया VIT। इसको हम लोग W बराबर I स्क्वायर RT के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। इस आधार पर दोनों को मिला दिए तो W बराबर V स्क्वायर बटा RT हमें प्राप्त होता है। आइए अब बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय की दर उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर होती है उसको हम लोग उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका व्यंजक होता है P बराबर V स्क्वायर बटा R। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है तथा इसका व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है
जिसको हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। हमारे आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वह यूनिट के रूप में ही आता है, जिसको किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी कि 1000 वाट जब आप 1 घंटा तक खर्च करते हैं तो वह 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट बिजली होता है। अब हम बात करते हैं महत्तम शक्ति प्रमेय का। किसी बैटरी द्वारा बाह्य परिपथ में उपलब्ध शक्ति को महत्तम होने के लिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में लगे प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इस शर्त को महत्तम शक्ति प्रमेय के नाम से। आइए अब हम बात करते हैं कार्बन कलर कोड की। स्क्रीन के ऊपर हम आपको हर रंग का वैल्यू दिखा रहे हैं, साथ में मल्टीप्लायर भी दिखा रहे हैं और टॉलरेंस भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, हर रंग का अपना एक मान होता है। अगर कलर ब्लैक है तो उसका मतलब होता है 0, ब्राउन का मतलब होता है 1, रेड का मतलब होता है 2, ऑरेंज का मतलब होता है 3, येलो का मतलब होता है 4, ग्रीन का मतलब होता है 5, ब्लू का मतलब होता है 6, बैगनी का मतलब होता है 7, भूरा का मतलब होता है 8, उजला का मतलब होता है 9, गोल्ड सिल्वर का कोई अंकीय मान नहीं होता है, लेकिन अगर ये मल्टीप्लायर में है तो इनका मान होता है। मल्टीप्लायर में अगर ब्राउन कलर है तो उसका मतलब होता है 10 का पावर 1, ब्लैक है तो उसका मतलब होता है 10 का पावर 0, रेड है तो 10 के पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 का पावर 3, येलो के लिए 10 का पावर 4, ग्रीन के लिए 10 के पावर 5, ब्लू के लिए 10 का पावर 6, बैगनी के लिए 10 का पावर 7, ग्रे के लिए यानी मटमैला जिसको भी बोलते हैं उसके लिए 10 का पावर 8, सफ़ेद के लिए 10 के पावर 9, गोल्डन के लिए 10 के पावर -1, सिल्वर के लिए 10 का पावर -2। ये होता है मल्टीप्लायर होता है। और ये देखिए टॉलरेंस वैल्यू दिखाया गया है। और अगर ब्लैक है तो 20% प्लस माइनस, ब्राउन है तो 1%, रेड है तो 2%, ऑरेंज है तो 3%, येलो है तो 100%, ग्रीन है तो 5%, ब्लू है तो 0.25%, बैगनी है तो 0.10%, ग्रे है तो 0.05%, वाइट है तो 10%, गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%। अगर कोई रंग नहीं है इसका मतलब होता है 20%। अब आइए, ये मल्टीप्लायर क्या है, टॉलरेंस क्या है, आपको हम समझाते हैं। तो ये देखिए, एक हमने नमूने के लिए एक प्रतिरोध जो बाजार में आपको मिलता है, एक प्रतिरोध पर जो कलर कोडिंग होता है, एग्जाम्पल के लिए एक प्रतिरोध लिया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपको इधर से, यानी कि जब हम लोग दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं तो ये जो सबसे पहले जो ये रंग देख रहे हैं, या कहिए कि ये 3 पट्टियां एक साथ हैं और चौथी पट्टी कुछ दूरी पर है, यानी कि अकेले इसको कह सकते हैं। तो जो अकेले होता है ये आपको टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है? टॉलरेंस बतलाता है। अब प्रश्न उठता है आपके मन में कि टॉलरेंस क्या चीज है। तो टॉलरेंस का मतलब होता है कि जब हम किसी निश्चित मान का प्रतिरोध बनाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह जितना का प्रतिरोध तैयार करना चाहते हैं उतना ही मान का हमें प्रतिरोध बन जाए। उसमें त्रुटियों की संभावना हो सकती है। तो अगर उसमें 20% कम या ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू उसका जो है
लिखे हुए मान से 10 या 20% ज़्यादा या कम हो सकता है, तो उसका टॉलरेंस कहेंगे कि 20% है। अगर उसके वांछित मान और हम जो मान लिखे हैं कलर कोड के रूप में उसमें 2% का अंतर है, तो हम कहेंगे कि टॉलरेंस इसका 2% है। इसी तरह से अलग अलग रंगों में जो परसेंटेज दिखाया गया है टॉलरेंस, वो आपको इससे पता चलता है। अभी जो उदाहरण में हम लिए हैं, देखिए इसका कलर किससे मिलता है। इसका कलर जो है आपको ये गोल्ड कलर से मिलता है, इसलिए इसके रंग को हम लोग जो है कहेंगे कि इसका टॉलरेंस जो है वो आपको 5% है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए 3 रंग है, तो हम ये जो फर्स्ट बैंड जो होता है आपका, ये अंक को बतलाता है, तो ये इसका मान होता है, यहाँ पर लाल है तो इसका मान हो गया 2, बैगनी है इसका मान हो गया 7, और ये हरा जो होता है तीसरा रंग, ये आपको मल्टीप्लायर होता है, इसका मान हो गया 10 का पावर 5। तो हम इसको लिख देते हैं, जैसे देखिए पहले बैंड के लिए 2 है तो 2 लिख दिए, उसके बाद 7 लिख दिए, और ये 10 के पावर 5 से गुना कर दिए, मल्टीप्लायर से गुना करते हैं, तो ये हो गया 27 के ऊपर आपका 1 2 3 4 और 5 शून्य। आप जानते हैं कि 3 शून्य जो होता है 1000 होता है, और 1000 के लिए हम लोग के संकेत का उपयोग करते हैं। तो इस रेसिस्टेंस का वैल्यू, इस प्रतिरोध का मान हो गया 2700 के रूप में ही रेसिस्टेंस को जो है वो बतलाया जाता है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ देखेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे, तो उसमें जो भी रेसिस्टेंस रहता है उस पर यह रंग लिखा रहता है, और मैकेनिक जो होते हैं या इसके उपयोग करने वाले जो भी इंजीनियर होते हैं या अन्य व्यक्ति होते हैं, वह उस कलर के आधार पर पता लगा लेते हैं कि जो हमको ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या है और उसका टॉलरेंस क्या है। तो जितना कम टॉलरेंस होगा वो प्रतिरोध उतना ही अच्छा माना जाएगा। अक्सर जो सामान्य रूप में प्रतिरोध हमारे यहाँ बाजारों में मिलते हैं वो 5%, 10% और 20% टॉलरेंस वाले रेसिस्टेंस मिलते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर भी समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा, और फिर हम अगले वीडियो में एक दूसरा चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हम सलाह देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फिजिक्स का सेक्शन 1 है उसका भी आप वीडियो देखें, ताकि आपको फिजिक्स की पूरी जानकारी हो जाए, और यह आपका सिलेबस नोट्स का काम करेगा। टॉपिक वाइज वीडियो हम फिर आपके लिए बनाएंगे, आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे साथ बने रहें, नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम आपके लिए भेजें तो ये आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद। आप लाइक शेयर करते रहें और हमसे रिलेशन बरकरार रखें। थैंक यू।